कुछ भी कहिए, अगर ये महीने अक्टूबर और नवंबर को इस कैलेंडर से निकाल दें तो साल 2024 सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के लिए ही जाना जाएगा। अगर आपको वो महीने याद हैं, अप्रैल और मई का, जब एक के बाद एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स आ रहे थे, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड भी आया था, जिसमें 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए थे एनएफओ के टाइम में। अगर उस टाइम को देखें और पूरा डेटा एनालिसिस करें तो साल 2024 सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स का ही रहा है। आज का नया म्यूचुअल फंड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भी तकरीबन कुछ ऐसा ही थीम पे चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। ये एक सेक्टोरल फंड होने वाला है, पर यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको जानना चाहिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि ऐसा म्यूचुअल फंड इसके पहले कभी आया नहीं है। जो ये थीम फॉलो करने जा रहा है वो एकदम यूनिक थीम है। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम डिस्कस करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एनएफओस के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम एक वीडियो लेके आते हैं। पहले डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक वीडियो लेके आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जितना इंफॉर्मेशन मार्केट से निकाल सकते हैं निकालें और आपके लिए लेके आएं, ताकि आपको फर्दर कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड समझ में आए और अगर आपको अच्छा लगे तभी उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड। अब आप माने या ना माने, पर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टोरल थीमेटिक फंड है वो कंसिडरेबली बहुत इंक्रीज किया है इन द रिसेंट ईयर। जहां पे आप 2014 में नंबर ऑफ फंड देखिए सिर्फ 59 चल रहे थे, वही वो इंक्रीज करके 2024 में 159 हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2025 में तकरीबन 185 म्यूचुअल फंड्स रन करेंगे, जो सिर्फ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर चलेंगे। एयूएम की बात करें तो एयूएम ये बढ़ करके 4.67 लाख करोड़ का हो जाएगा, जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में चल रहे हैं। पिछले 10 साल में तकरीबन जो एयूएम है वो इंक्रीज हुआ है 20 टाइम्स इंक्रीज किया है, और 3 टाइम्स नंबर ऑफ फंड्स जो है वो बढ़े हैं। अगर टोटल म्यूचुअल फंड की बात करें जो चल रहे हैं, उसमें सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स कितने चल रहे हैं उसको अगर हम देखें तो टोटल आप देखिए 2022 में सिर्फ 16.5% इनका जो इनफ्लो था वो था, फिर 16.2, 25.1, और 2025 में आप मान लीजिए जो आधे म्यूचुअल फंड के एयूएम्स हैं वो इसमें ही चलेंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेक्टोरल फंड्स में या थीमेटिक फंड्स में एक जो सबसे बड़ी इशू है उसको देखते हैं कि क्या इशू होता है। चार्ट देख रहे हैं निफ्टी रियलिटी का। निफ्टी रियलिटी एक थीमेटिक फंड हुआ जो कि एक थीम पे चलता है, जो रियलिटी यानी रियल एस्टेट पे बेस्ड है। हम 5 साल का इनका डेटा देख रहे हैं। 5 साल के डेटा में आप यहाँ पे कुछ चेंजेस देखिए। ये इस डेटा को देखिए 27 जून को, जनवरी को देखिए, और फिर इस डेटा को देखिए जो कि 18 मई है। ये कंसिडरेबली आपका पैसा लेके नीचे गया। उसके बाद आप 18 मई से लेकर के आप यहाँ तक का यानी 8 ऑफ नवंबर 2021 को देखिए कितना अच्छा शार्प राइज किया था। ये सारा राइज जो है वो फिर यहाँ तक यानी कि 27 मार्च 2023 तक नीचे ही गया। 27 मार्च 2023 के बाद यहाँ तक यानी कि 17 जून 2024 तक फिर से जो ये थीम था उसमें एक इंक्रीज आया और फिर ये आगे बढ़ना शुरू हुआ। प्रॉब्लम सेक्टोरल फंड्स की ये है कि जब ये एक थीम पे चलते हैं, हर समय किसी एक पर्टिकुलर थीम का टाइम नहीं चलेगा। अभी तक ये चल रहा था तो ये अच्छा पैसा इंक्रीज कर रहा था। अगर आप यहाँ का डेटा और यहाँ का डेटा देखें तो कितना अच्छा राइज किया है। पर अब हो सकता है ऐसा हो कि इसका इसका समय चला गया। हो सकता है जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है या फिर जिस तरह से सारा कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, आप देख रहे हैं एक शार्प डिक्लाइन आ रहा है जो कि इसको लेके जा रहा है।
अब आपके सामने जो चार्ट है वो बेसिकली एक हम डेटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या निफ्टी आईटी है 2011 से 2017, ये प्री कोविड टाइम है। आप अगर ये ग्रोथ देखें जो यहाँ पे चल रहा है, उसमें ये देखिए, ये टाइम देखिए, तकरीबन दिसंबर 2011 से लेकर के मार्च 2015 तक का ये पूरा साल था जबकि आईटी बूम पे था और आईटी आगे जा रहा था। तो यहाँ पे इसने तकरीबन 39% की ग्रोथ दी है। पर वही प्रॉब्लम शुरू हुआ, अगर मान लीजिए आपने इस ग्रोथ को देख करके आपने निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट किया होता, उसके बाद क्या हुआ कि मार्च 2015 से दिसंबर 2017 तक आईटी का टाइम अच्छा नहीं चला। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिक्लाइन आना शुरू हुआ। और डिक्लाइन का मतलब हुआ कि आपने जितना पैसा इस पर्टिकुलर टाइम में बनाया था, 2011 से 2015 4 साल में, उतना ही पैसा अगले 2 साल में आप लॉस कर रहे थे क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ नहीं था। अब फिर से इसको देखिए, पोस्ट कोविड देखिए, पोस्ट कोविड यानी तकरीबन अप्रैल 2020, यहाँ से इसका फिर से टाइम शुरू हुआ और फिर ये इंक्रीज करना शुरू हुआ। यहाँ पे कहीं यहाँ पे एक डेटा बनेगा जहाँ पे कि ये एक ऐसे स्टेज पे आया जब ये अपने पीक पे था। पीक पे आने के बाद फिर ये डिक्लाइन करना शुरू किया और उसके बाद ये नीचे ही चला। यानी कि ये जो टाइम था, यहाँ पे जो टाइम था और यहाँ पे जो टाइम था, उसमें फिर से डिक्लाइन आया। पीछे के स्लाइड पे चलते हैं, अगर इसको देखें, अगर ऐसा हम कर सकते कि दिसंबर 2011 में एंट्री किए, मार्च 2015 में एग्जिट कर गए और फिर इसके अंदर से एग्जिटेड रहे दिसंबर 2017 तक, 2020 के अप्रैल में इसमें एंट्री मारी और फिर इसमें से एग्जिट कर गए तकरीबन दिसंबर 2021 के आसपास में और उससे बाहर रहे, तो हम टोटल प्रॉफिट को ले सकते थे। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है दो। पहली कि आप अकाउंट इतनी जल्दी जल्दी हम स्विच नहीं करते, हम एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं और फिर वेट करते हैं उसकी ग्रोथ का। प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो कर्व है जो आप ये देख रहे हैं, एक बार का इंक्रीज और फिर उसके बाद का डिक्रीज, इस कर्व में प्रॉब्लम ये होती है कि जितना भी पैसा आपने इस वाले कर्व में बनाया था, उसमें से कुछ पैसा आपका यहाँ पे चला जाता है। अब इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो है वो है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि कंपनी नहीं रोटेट करता है, सेक्टर ही रोटेट कर देता है, उसका सॉल्यूशन है। जैसा सेक्टर ट्रेंड वैसा आपका पोर्टफोलियो। यानी जो सेक्टर चलेगा, जैसा चलेगा, उसमें आपका पोर्टफोलियो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का दावा करता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है 3 फैक्टर जो ये म्यूचुअल फंड क्लेम कर रहा है। पहली बात, ये 3 से 6 सेक्टर्स में फोकस करेगा एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर में। यानी कि ये सेक्टोरल फंड तो होगा, पर ये एक पर्टिकुलर सेक्टर पे नहीं चलेगा, यानी निफ्टी आईटी पे या निफ्टी रियल स्टेट पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी ताकि एक सेक्टर नहीं भी चल रहा हो, ये उन्हीं सेक्टर में जाएगा जो सेक्टर चल रहा है। और जैसे उसका टाइम खत्म होने लगेगा, वो उस सेक्टर से बाहर निकल जाएगा। रोटेट्स अकॉर्डिंग टू सेक्टर ट्रेंड्स, जो कि अवॉइड करेगा सेक्टर ट्रैप में फंसने में। जैसे हमने भी आईटी देखा था, वो एक सेक्टर ट्रैप था, ऊपर जा तो रहा था, अच्छा लग रहा था, अचानक से आईटी का समय खराब हुआ और आपका जो आपने प्रॉफिट बनाया वो डिक्लाइन करने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो कैपिटल टैक्स गेन्स टैक्स व्हेन फंड मैनेजर रीबैलेंसेस। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें भी बात कर रहे थे, कि अगर हम उस समय एग्जिट कर जाएं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा करके वहां पे एंट्री ली है, 4 साल बाद आपको ऐसे लगने लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये सेक्टर खराब हो जाएगा और इस सेक्टर में पैसा नहीं बन पाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एग्जिट करेंगे। जब एग्जिट करेंगे तो वहां पे जो भी आपने पैसा बनाया है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो भी पैसा बनाया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड मैनेजर फंड के अंदर ही उसको स्वैप कर देगा, उसको चेंज कर देगा। इससे आप म्यूचुअल फंड के बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि अंदर ही अंदर आप उस पैसे को बना सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई होगा?
ये एक क्वांटामेंटल अप्रोच है जो कि इस म्यूचुअल फंड ने बताया है कि वो कैसे अप्रोच करेगा। सबसे पहले तो एनएससी 500 यानी 500 कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनको देखा जाएगा। उसमें से सेक्टर इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इंडेक्स क्रिएट किए जाएंगे सेक्टर्स के लिए। फिर यहाँ पे हमको एक सेक्टोरल इंडेक्स मिलेगा। फिर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाएगी जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अभी परफॉर्म कर रहा है या आने वाले टाइम में वो परफॉर्म करेगा। फिर सेक्टर का स्कोर निकाला जाएगा। उस स्कोर से सेक्टर की रैंकिंग बनेगी। आइडेंटिफाई किया जाएगा 3 to 6 सेक्टर्स जो इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। उस रैंक सेक्टर को फंडामेंटल इवेल्युएशन किया जाएगा। मैक्रो और सेक्टर फंडामेंटल्स देखे जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जब एक बार सेक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो फाइनल सेट ऑफ सेक्टर्स विथ वेटेज यानी टॉप 3 to 6 सेक्टर्स निकाले जाएंगे। अभी तक ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट हमको कंपनी में करना है, सेक्टर में नहीं करना है। इतना बड़ा अप्रोच करके हमने 3 से 6 ऐसे सेक्टर्स निकाल लिए। मान लीजिए आईटी निकाल लिया। अब आईटी के अंदर में कौन सी कंपनी है उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इनका सेकंड जो एनालिसिस है वो है इनहेंस क्वांटामेंटल इन्वेस्टमेंट, EQI मॉडल। EQI मॉडल मतलब 3 से 6 जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स थे उसके अंदर के स्टॉक्स को निकाला जाएगा। आइसोलेट किया जाएगा स्टॉक ऑफ टॉप 3 to 6 वेंडर्स। उसके बाद जो स्टॉक्स हैं उसमें से ट्रेंडिंग स्टॉक्स को सेक्टर्स को निकाला जाएगा। क्वांटिटेटिव मॉडल का अप्रोच यूज किया जाएगा जिसमें कि फैक्टर 1, फैक्टर 2 और फैक्टर 3 ऐसे करके एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा स्टॉक है जो कि उस समय उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। उसके बाद उनकी फंडामेंटल एनालिसिस होगी, क्वालिटी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर और टेक्निकल्स के ऊपर। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स बन के निकलेंगे और उन शॉर्टलिस्टेड स्टॉक से प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। फाइनल लिस्ट ऑफ वेटेज बाय द स्टॉक्स। और फिर आपका फाइनल पोर्टफोलियो बन के आएगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा लगता है दिखने में। यानी कि इस समय आईटी चल रहा है तो आईटी में कौन सी कंपनी आईटी की चल रही है जिसमें कि इन्वेस्ट करना है, या आने वाले टाइम में तैयारी की जाएगी कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब कैसा लगेगा ये देखने में? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें कि ईयर 2015 से 2025 तक का एक्सपेक्टेड, ईयर 2025 का तो एक्सपेक्टेड है, पर ईयर 2015 से 2024 तक का सारा कंपनी का सेक्टर लगाया गया है जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ग्रीन में आप देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कंपनियां ऐसी हैं जिसको कि सेलेक्ट किया जा रहा है हर ईयर में ये जानने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाया जा रहा है निफ्टी 500 का डेटा, पोटेंशियल अल्फा और फिर जो सेलेक्टेड 5 सेक्टर्स हैं उनका एवरेज रिटर्न कितना रहा है। अगर 2024 स्पेसिफिक की बात करें तो ये 2024 है। 2024 में स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है जो कि चल रहा है वो है पावर। उसके बाद जो देखें तो वो है कंज्यूमर सर्विसेज, फिर सर्विसेज, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और रियलिटी। ये 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि 91%, 73%, 76%, 79% और 126% का रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो एवरेज रिटर्न है वो तकरीबन 89% है। यानी कि अगर ऐसा सेक्टर बनाया जाता और ऐसा म्यूचुअल फंड बनाया जाता जो म्यूचुअल फंड रोटेट कर रहा होता अपने पैसे को, तो वो म्यूचुअल फंड 89% का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। वहीं पे एक एनालिसिस करके देखा गया कि ईयर 2025 में कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं। तो वहां पे जैसे ऑटोमोबाइल सेलेक्ट किया गया, या फिर केमिकल सेलेक्ट किया जा रहा है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज या फिर टेलीकम्युनिकेशन। वहां से देख के निकाला जाता है तो तकरीबन 31% का रिटर्न है जो कि ये 5 सेक्टर्स दे रहे हैं। जबकि एवरेज निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी सिर्फ आपको 20% का रिटर्न देता। कुछ इस तरह का लगता है क्वांट मॉडल जब सेक्टर रैंकिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये है ऑटोमोबाइल और ये है निफ्टी।
ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो ये है कि 2024 से लेके 2023 तक का डेटा देखिए और फिर 2019 और 18 का देखिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि जो डेटा है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। ये 2018 और 19 है यहाँ पे, और ये 2023 है और 24 है। मतलब कि आने वाले टाइम में 2023 में जो आईटी है वो कहीं यहाँ पे नीचे गया हुआ है, और वहीं जो 2024 है उसमें जो आईटी है वो तकरीबन 8वें या 10वें रैंक पे चल रहा है इसकी परफॉर्मेंस। और उस समय ऑटोमोबाइल ऑटो इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है। अगर आप सिर्फ आईटी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 2018-19 में तो प्रॉफिट मिलेगा, पर 2023 और 24 में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय उसका सेक्टर का टाइम नहीं होगा, वो सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होगा। अब इस सिस्टम को बैक टेस्ट किया गया। मतलब कि जैसे आपने वो डेटा देखा कि 2015 से लेकर के 2025 तक का बैक टेस्ट करके ये देखा गया कि अगर हम इसको डेटा को टेस्ट करते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस या कैसा रिटर्न रहता है। सिमिलर है जैसे कि आपने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 देखा था, वहां भी बैक टेस्ट करके देखा गया था कि अगर उस मॉडल पे इन्वेस्टमेंट होता तो वहां कैसा रहता। यहाँ पे आपको सारे जो इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स हैं उससे कंपेयर आपको किया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो 1 ईयर का रिटर्न तकरीबन 60.1% का दिख रहा है, 2 ईयर्स 57.9%, 3 ईयर्स 46.1%, 5 ईयर्स 44.7, और 7 ईयर्स 38.9, और 10 ईयर्स 32.1। यानी कि ये सारे साल में जो कि निफ्टी 500 या अल्फा हैं, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप इसमें से उठा लीजिए, इन सारे सेक्टर्स में से जो ये डेटा है उसके हिसाब से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर ड्रॉ डाउन एनालिसिस देखें कि जब कोविड आया था 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक, तो सब कुछ जब नीचे जा रहा था उस समय ये जो मॉडल टेस्टेड डेटा है, बैक टेस्टेड डेटा है, वो कितना परसेंट नीचे जाता उन कंपनियों में इन्वेस्टेड रह करके। तो वहां पे देखिए निफ्टी 50 जो है वो -38.44% गया था, निफ्टी 500 38.30% नीचे गया था। वहीं पे ये डेटा जो है, ये जो मॉडल है वो तकरीबन -30.97% नीचे जाता। मंथ्स टू रिकवर देखिए, तकरीबन इनको 8 महीने लगता रिकवर करने में, इनको भी 8 महीने लगता, और वहीं पे इनको सिर्फ 3 महीने लगता वापस आने में। अब ये थोड़ा-सा और बैकडेटेड टेस्टेड डेटा है, क्योंकि ये एकदम से ही नया कॉन्सेप्ट है, इसके पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं था, इसलिए हमने भी ज़्यादा डेटा इंक्लूड करने की कोशिश करी ताकि आप देख के इसको समझ सकें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको मई 2014 में अगर इसमें इन्वेस्ट करते, तो यहाँ पे ₹100 इन्वेस्ट करते, तो आज के टाइम में सितंबर 2024 में वो ₹100 तकरीबन वन से 1703 वहीं पे अगर हम इसको देखें, बेंचमार्क इसको देखें, निफ्टी 50 या निफ्टी 500 को देखें, तो ₹418 और ₹357 के आसपास बना होता। अब ये डेटा देखिए, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लू लाइन देखिएगा जो कि बैक टेस्ट डेटा टेस्टेड है। इसको देखिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड। तो यहाँ पे तीनों डेटा को टेस्ट किया गया। तीनों डेटा को टेस्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि जो ये वाला मॉडल है ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था। अब म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग पे आते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। इसका ओपन डेट 18 नवंबर है, क्लोज डेट 2 दिसंबर है, अलॉटमेंट डेट 13 दिसंबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें ₹500 सिप है और ₹1000 का लमसम है। एंट्री लोड कुछ नहीं है, पर अगर 3 महीने में आप एग्जिट करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एनएवी ₹10 का, फंड टाइप ओपन एंडेड, कैटेगरी ये सेक्टोरल थेमेटिक है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी 500 का, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो बेंचमार्क का यहाँ कोई रेलेवेंस है नहीं, तभी हमने इतना सारा डेटा आपको पहले ही दिखाया। क्योंकि बेंचमार्क से तो ये सिर्फ कंपनी के लिए सेलेक्ट होगा ना, कि निफ्टी 500 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में जा सकता है। जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये देखें तो ये है कि ये क्वांटामेंटल अप्रोच यूज करना चाहता है ताकि ये इन्वेस्ट कर सके इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में, जो कि अभी हमने अच्छे से उसको समझा है।
ये एलोकेशन होगा, सेक्टर्स और स्टॉक सिलेक्शन करेगा क्वांटिटेटिव मॉडल और फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस से। इसके फंड मैनेजर मिस्टर दीपक राम राजू हैं और मिसेस गार्गी भट्टाचार्य बैनर्जी हैं। अब अगर एसेट एलोकेशन देखिए कैसे एलोकेट होगा, तो जो ये म्यूचुअल फंड है वो आइडेंटिफाई करेगा उन कंपनीज को, यानी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा अपने मल्टी सेक्टर रोटेशन थीम के हिसाब से, और उसमें 80% से 100% का पैसा लगाएगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैश में 0 to 20% का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड के बारे में? तो देखिए, बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे रिस्क सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। आप अगर देखेंगे, बार बार आपको जाके वो कंपनियां देखनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आईटी का है या बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, तो भी आपको पता रहेगा कि अच्छा, फाइनेंशियल का टाइम अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, इसमें से पैसा निकालना चाहिए या इसमें लगे रहना चाहिए। यहाँ पे टोटली जो पैसा है वो फंड मैनेजर के ऊपर है। फंड मैनेजर को अगर लगता है कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो इन्वेस्ट करेगा, अगर नहीं लगता है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब इनके फंड मैनेजर्स की थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर दीपक राम राजू को देखते हैं। तो दीपक राम राजू जी जो हैं वो हेड करते हैं इक्विटीज़ श्रीराम एएमसी में। इनको 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये बैकग्राउंड से एक केमिकल इंजीनियर थे, उसके बाद वो इस चीज़ में आए। जो स्क्रीन पे आपको डिटेल दिख रहा है उसमें सबसे बॉटम लाइन पे अगर देखेंगे, आप पैराग्राफ में देखेंगे, तो प्रियर टू ज्वाइनिंग इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, दीपक जो थे वो एक रिसर्च और को इन्वेंटर थे जीई इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर बैंगलोर में। और इनका जो इनोवेटिव अप्रोच था वो बहुत अच्छा था और इन्होंने हेल्प किया तकरीबन 10 पेटेंट्स लेने में, जो कि इनको क्रेडिट हुआ है एज अ को इन्वेंटर जी में। साथ में ये 6 सिग्मा सर्टिफाइड भी हैं। अगर इनके जो दूसरे फंड मैनेजर हैं उनको देखें तो वो मिसेस गार्गी भट्टाचार्य बैनर्जी हैं, जो कि फंड मैनेजर हैं। इनको 20 ईयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में, और इस समय वो जो काम कर रही हैं वो एज अ श्रीराम कंपनी में 2012 से काम कर रही हैं। अब ये 2 म्यूचुअल फंड मैनेजर होंगे जो आपके पैसे को रोटेट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं, पर एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है, ताकि सही समय आने पे, ऐसा समय आने पे जिस समय आपको पता चले कि वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ से निकलने का आपके पास एक ऑप्शन रहे जब आप वहाँ से निकल सकते हैं। हालांकि हमने आपको पूरा डेटा दिखाया, हमने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। अब आप डिसाइड करिए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। पर हमारी राय ये है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और इतने रिस्क में जाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं जिसको कि हम देख के समझ सकते हैं, जिसका डेटा अवेलेबल हो सकता है, देख के समझ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड को जिसका नाम है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। आशा करते हैं कि आपको जो हमने डिटेल्स बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी आपको, वो आपको समझ आई होगी, आपको मदद मिलेगी डिसाइड करने में कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।